Hello students, today our topic is Python Pandas data frame, and this lecture we are going to discuss some concept related to Python Pandas series and data frame. So let's start. तो स्टूडेंट्स कल तक हम हेड एंड टेल फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है। और टॉपिक चल रहा था कि डाटा पांडास में पाइथन पांडास डेटा फ्रेम के और सीरीज़ के कुछ जो एट्रीब्यूट्स थे और जो कुछ मेथड्स थे उनके बारे में हमने देखा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, समझाया आपको। और आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन है मेथड्स का, एट्रीब्यूट और मेथड का वो दे रखा है। जैसे टी है, तो ट्री क्या करता है, टी ट्रांसपोर्ट करता है रोज एंड कॉलम्स को। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, नहीं जो रो होंगे वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम जो होंगे रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से एक्सेस है। सो इट रिटर्न्स ए लिस्ट विद द रो एक्सेस लेवल एंड कॉलम लेवल एक्सेस लेवल एज द ओनली मेंबर्स। तो ये तो सीरीज पर भी काम कर रहा था। अगर हम इसे डेटा फ्रेम पर अप्लाई करें तो डेटा फ्रेम के भी एक्सेस निकाल देगा, ये कैलकुलेट करेगा। डी टाइप जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका डेटा टाइप बताएगा ये आपका। ठीक। एम्प्टी ये बताएगा कि ये एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट। और तो ये लिखा भी हुआ है, ट्रू इफ़ एनडी फ्रेम, यानी आपका कोई डेटा फ्रेम है, इस एंटायरली एम्प्टी इफ़ एनी ऑफ द एक्सेस आर द लेंथ जीरो। तो ये सीरीज़ पर भी काम कर रहा था आपको और ये बता रहा था कि सीरीज़ एम्प्टी है कि नहीं है। सेम को अगर हम डेटा फ्रेम के साथ भी यूज़ करें तो ये बता देगा डेटा फ्रेम में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर एलिमेंट हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और एलिमेंट नहीं हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आता है आपका एंडिम। एंडिम का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डायमेंशन और एक्सिस को रिटर्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये एंडिम। तो पिछली बार हमने देखा ये सीरीज़ के डायमेंशन को रिटर्न कर रहा था और ये डेटा फ्रेम के भी डायमेंशन को रिटर्न करेगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ इसे अप्लाई करेंगे उसकी नंबर ऑफ डायमेंशंस को ये बताएगा आपका एंडिम। इसके बाद बात करते हैं शेप की। तो शेप रिटर्न्स अ टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा फ्रेम। तो इसकी एक टपल की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, और टपल की फॉर्म में जो भी डेटा फ्रेम होगा उसकी डायमेंशन मेंशन होंगी कि ये इसका शेप है। क्लियर। 2,3, 5,4 इस तरीके से कुछ भी, मतलब जो जितनी भी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स रोज होंगी वो उसकी डायमेंशन को बताएगा। नेक्स्ट आता है साइज़। साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर। 4 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी डेटा फ्रेम में या सीरीज़, ये सीरीज़ के साथ भी काम करता है आपका। तो एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट सीरीज़ या डेटा फ्रेम पर काम करेगा ये। तो ये बताएगा एनडी फ्रेम पर कि ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पता करने हैं तो आप साइज़ के थ्रू पता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वैल्यूज़। तो ये आपकी वैल्यू रिटर्न करता है एंड फ्रेम की जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसका एक्सेस लेवल क्या दे रखा है, वैल्यूज़ कौन सी दे रखी हैं, उससे कोई मैटर नहीं, सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा ये, लेवल मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है। फिर लास्ट में तो हेड एंड टेल फंक्शन आता है। तो हेड एंड टेल फंक्शन के बारे में तो हमने सीरीज में ही पढ़ा था और ये डेटा फ्रेम में भी कॉमन है। देखिए इसमें बहुत से मेथड्स और एट्रीब्यूट्स दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो फंक्शनलिटी की जहाँ तक बात है तो फंक्शनलिटी चेंज नहीं होती इनकी। तो जैसे हेड के बारे में बताएं हम, तो हेड जो मेथड है वो क्या काम करता है। हेड मेथड बेसिकली टॉप से किसी भी डेटा फ्रेम या सीरीज में आपकी वैल्यूज़ को रिटर्न करता है और बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर हम 5 से ज़्यादा चाहते हैं या कम चाहते हैं तो हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पास कर देंगे हेड पैरेंथेसिस में, तो उतनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ही रिटर्न करेगा। इसी तरीके से टेल जो होता है हेड का जस्ट अपोजिट होता है और ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ रिटर्न करता है बॉटम से। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम उसमें वैल्यू पास कर देंगे टेल मेथड में, तो उतनी वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ये हमें रिटर्न कर देगा। तो ये हेड एंड टेल का काम था। इसे हमने सीरीज़ में पढ़ा था और ये सेम वर्क करता है डेटा फ्रेम के अंदर। तो डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज़ एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है।
तो बस ये फ़र्क है, बाकी हेड और टेल जैसे अपना काम करते हैं वैसे ही अपना काम करेंगे। इट मीन्स टॉप से हेड आपका जितने भी रो होंगी उनको रिटर्न करेगा और टेल आपका बॉटम से रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हेड 5 करता है और टेल भी आपका 5 ही करता है। नंबर ऑफ रोज़ हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो भी हम वैल्यू देंगे पैरेंथेसिस साइन के अंदर हेड एंड टेल फंक्शन में, उतनी नंबर ऑफ रोज़ ये आपके रिटर्न करेगा। तो ये कुछ मेथड्स थे जो डेटा फ्रेम पर, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स से जो डेटा फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं हम। तो अब चलिए कुछ प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके थ्रू और थोड़ा क्लियर हो जाएगा और आपको और समझ में आएगा। अच्छा, ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, एक हमारे पास डेटा फ्रेम है, उसको हमें पहले क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। जब तक लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक डेटा फ्रेम और सीरीज फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो हमने भी सीरीज और डेटा फ्रेम फंक्शन को यूज़ करने के लिए लाइब्रेरी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। तो लिखा है इंपोर्ट पांडास एसपीडी। उसके बाद नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, एरे पर कैलकुलेशन के लिए नंपाई को यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हमने एक सीरीज़ बनाया। देखिए अब यहाँ पर हम ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर जो डेटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं वो सीरीज़ की हेल्प से क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक पहले क्या काम करते हैं, हम पहले हम ये करते हैं, एक डिक्शनरी लेते हैं और डिक्शनरी का नेम लिया हमने डी। अब डिक्शनरी जैसे आप जानते हैं अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, यानी डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स का होता है वो कोई सीक्वेंस नहीं होता एक पर्टिकुलर, तो इसलिए इसे अनऑर्डर्ड डेटा टाइप बोलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि डिक्शनरी में हम हमेशा की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन देते हैं। वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो हम कोई भी एक सीक्वेंस ले सकते हैं, जैसे हम लिस्ट ले सकते हैं, टपल ले सकते हैं, या हम एक सीरीज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हम एक सीरीज़ लेंगे, ठीक है। तो जो डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन करने के लिए, वैल्यूज़ को मेंशन करने के लिए हम सीरीज़ लेंगे। तो हमने देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले नेम लिखा, सिंगल कोट्स में है ऑब्वियसली, तो एक स्ट्रिंग है और ये की है, पहले की मेंशन करते हैं तो ये की है। उसके बाद कॉलन का साइन लगाया। अब जो वैल्यू देंगे, हम एक वैल्यू नहीं देनी, हमें एक से ज़्यादा वैल्यू देनी है, तो वैल्यू हम सीरीज़ की फॉर्म में पास करेंगे। तो हमने लिखेंगे पी डॉट सीरीज़, ठीक है। और यहाँ पर होगा क्या, चूँकि पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइथन पांडास को, तो हम यहाँ पर पांडास की एक सीरीज़ बना रहे हैं। तो ठीक है, आगे फिर हम सीरीज़ की वैल्यू को हम किस में लिखेंगे, हम सीरीज़ को जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, रॉ डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो लिस्ट से प्रोवाइड करेंगे। तो पैरेंथेसिस साइन के अंदर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट नेम दे रखे हैं, जैसे टॉम है, जेम्स है, रिकी है, विन है, स्टीव है, स्मिथ है, जैक है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम एक और की लेंगे, की का नेम ले लिया इस बार एज, और इसकी वैल्यूज़ को भी हम सीरीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट कराएंगे। तो हम लिखेंगे कॉलम के बाद पी डी डॉट सीरीज़, और इसके अंदर फिर हम डिफरेंट वैल्यूज़ एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर देंगे। सेम हम फिर अगर हमें एक और की ली हमने रेटिंग, तो रेटिंग की वैल्यू भी हम सीरीज़ की फॉर्म में लेंगे। तो हम लिखेंगे रेटिंग और फिर कॉलन पी डी डॉट सीरीज़, और सीरीज़ की जितनी वैल्यूज़ थी वो हम एक लिस्ट की फॉर्म में लेंगे, एक लिस्ट एज ए डेटा पास करेंगे सीरीज़ के लिए। तो ये हो जाएगी 4.23, 3.24, 3.98, 2.56, 3.20, 4.6, 3.8। तो ये आपकी किस में है, एक स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में है। तो एक लिस्ट है जो रॉ डेटा प्रोवाइड करा रहा है सीरीज़ को, सीरीज़ एक फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस साइन के अंदर ये वैल्यू पास की गई है। तो हमारे पास अब 3 सीरीज़ हो गई एज ए वैल्यू जो हमने दी डिक्शनरी को, ठीक है। इसके बाद हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी जिसमें 3 कॉलम नेम होंगे हमारे, जिसमें 3 की होंगी, सॉरी, एक होगी नेम, एक होगी एज और एक होगी रेटिंग, और इसकी वैल्यूज़ होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी इसकी। और अब हमको अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो हम क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, फंक्शन का नाम डेटा फ्रेम है, तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस साइन के अंदर वो डेटा पास कर देंगे जिस डेटा को हमको जिस डेटा से हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो वो तो एक डिक्शनरी थी और उस डिक्शनरी का नाम था डी, तो हम लिखेंगे डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डी। तो अब ये क्या होगा कि ये जो डिक्शनरी है ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, आवर्स डेटा सीरीज इज़, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट डी एफ। तो डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देंगे, तो जो भी वैल्यूज़ होंगी डेटा फ्रेम की वो सभी प्रिंट हो जाएंगी,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि हमने सीरीज़ को एज अ वैल्यूज़ पास किया डिक्शनरी में, और फिर डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दिया हमने डेटा फ्रेम के अंदर। तो आंसर, तो आपको पता है कि जब ऐसा होता है कि डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है, तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती है ना, वो डेटा फ्रेम में कॉलम का काम करती हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, वो ये कि चूंकि एक अनऑर्डर डेटा टाइप है, इसलिए जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करें और आप कॉलम्स पैरामीटर का आपने यूज़ नहीं किया है, तो होगा क्या कि कॉलम्स का ऑर्डर सर्टेन या फिक्स नहीं रहेगा, वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो पहले नेम आ रहा है, फिर पहले एज आ रहा है, फिर नेम, फिर बाद में रेटिंग। जबकि हमने जो मेंशन किया था पहले की नेम को मेंशन किया था, फिर एज को, फिर रेटिंग को। तो उसके तो अकॉर्डिंग नेम पहले आना चाहिए, एज बाद में आना चाहिए, और फिर सबसे बाद में रेटिंग आना चाहिए। लेकिन अब एज पहले आ रहा है, नेम बाद में, रेटिंग बाद में। तो ये आंसर आपका इससे अलग भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में करेंगे तो देखिए, जब आप अपने प्रोग्राम करेंगे, चूँकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर डेटा टाइप है, तो आंसर अलग तरीके से शो होगा। आपका भी अलग तरीके से शो होगा, मेरा भी सेम भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि जब आप डेटा फ्रेम को क्रिएट करें, तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करते समय उसमें आप कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ट्रांसपोज की बात करते हैं। तो ट्रांसपोज, आप में से जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, BCM है जिनके पास, तो ट्रांसपोज को समझते होंगे, मैट्रिक्स पढ़ा होगा, और नहीं भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ट्रांसपोज में क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पर, चलिए मैं टिपिकल बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। अब आपके पास एक डेटा फ्रेम है जो मैंने अभी बनाया है। अब इसमें रोज़ हैं, कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटपुट हमने देख ही लिया। अब अगर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, रो कॉलम हो जाए और कॉलम रो हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? आपको करना ये पड़ेगा, देखिए, सी डेटा फ्रेम तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे, डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डी लिखा था, ठीक है। अब हम अगर इसका ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं तो एक एट्रीब्यूट है टी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम लिखते हैं डी एफ डॉट टी, तो जो डेटा फ्रेम होगा ना उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डी, तो लिखा है प्रिंट द ट्रांसपोज ऑफ द डेटा सीरीज इज, एक मैसेज पहले प्रिंट करा दें, उसके बाद फिर ट्रांसपोज कराएंगे लास्ट की, मैं सेकंड लास्ट लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद लिखा है प्रिंट डी एफ डॉट टी, तो डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज हो जाएगा। डेटा फ्रेम में रो कॉलम में, कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इसका। काम करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, इसमें समझ में आएगा। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं यहाँ से प्रोग्राम को, लिखा हुआ तो ऑलरेडी है हमारे पास, और एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं हम आपको इसमें। एनाकोंडा 64, देन जाएंगे हम स्पाइडर में। यहाँ प्रोग्राम रन करेंगे, यहाँ रन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। पेस्ट कर दिया। यहाँ पैरेंथेसिस का साइन लगाना होगा आपको, तब प्रोग्राम रन होगा, एरर दिखा रहा है अदरवाइज, ठीक है। तो पहले तो ओके, हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं किया इसमें। बेहतर होता पहले डेटा फ्रेम को प्रिंट करते, तो उससे क्या होता कि ये पता चल जाता कि पहले डेटा फ्रेम क्या था, और प्रिंट होने के बाद, ट्रांसपोज होने के बाद डेटा फ्रेम किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आए। तो मैंने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया पहले, ये देखिए, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा हूँ। पहले डेटा फ्रेम देखिए, अब देखिए ट्रांसपोज होने के बाद रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गए। एज नेम रेटिंग थी, पहले वर्टिकली आ रहे थे, अब वो हॉरिजॉन्टली शो हो रहे हैं। क्लियर? तो ये होता है ट्रांसपोज। आप इस प्रोग्राम को रन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो और आपको याद रहेगा एग्जाम में ट्रांसपोज किस तरीके से काम करता है। रो कॉलम में और कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आउटपुट ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं कराया तो सीधा ट्रांसपोज होके ही आ रहा है। तो जो कॉलम थे नेम एज स्मिथ वो आपकी रो की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस की बारे में। ठीक है, तो एक्सेस के बारे में जैसे मैंने बताया था, एक्सेस रिटर्न द लिस्ट ऑफ रो एक्सेस लेवल एंड कॉलम एक्सेस लेवल। जब हम सीरीज़ की बात कर रहे थे खाली, तो सीरीज़ में एक्सेस रिटर्न हो रही थी, पर चूँकि अब यहाँ पर डेटा फ्रेम है तो ये डेटा फ्रेम को भी, डेटा फ्रेम की रो एक्सेस लेवल और कॉलम एक्सेस लेवल दोनों को रिटर्न करेगा। तो अगर हम प्रोग्राम की बात करें पहले, तो प्रोग्राम देखिए। सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है, तो लिखा है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर नंपाई को इंपोर्ट किया गया है, तो लिखा है इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ठीक है, फिर एक डिक्शनरी बनाई हमने सीरीज़ की हेल्प से, पिछली बार की तरह वही रखा हमने, वहाँ हमने कुछ चेंज नहीं किया। तो हम डेटा फ्रेम को सेम रखेंगे। तो पिछली बार भी सीरीज़ की हेल्प से एक डिक्शनरी बनाई थी, इस बार भी हम वही डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, बस ऑपरेशन इस बार चेंज हो जाएगा। इस बार हम एक्सेस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो डेटा फ्रेम डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। अब इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं आई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ तक प्रोग्राम सेम ही है, बस ऑपरेशन इस बार चेंज हो चुका है। इस बार हमको क्या काम करना है, इस बार हमें एक्सेस फाइंड आउट करनी है। तो जब एक्सेस निकलेगा ना, तो इसमें डेटा फ्रेम में, सीरीज़ में क्या था कि सीरीज़ में तो देखिए रो लेवल एक्सेस ही हुआ करती थी, तो वहाँ तो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर था। पर यहाँ पे चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं डेटा फ्रेम, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग आंसर शो होगा आपका। तो पहले एक काम कर देते हैं, हम डेटा फ्रेम को ही क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद अब अगर हमें एक्सेस निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्रिंट डी एफ डॉट एक्सेस। किसी भी एट्रीब्यूट को मेंशन करने का तरीका ये होता है कि उस एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जिस पर अप्लाई हो रहा है, यानी जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, चाहे वो सीरीज या डेटा फ्रेम है, उसका नेम लिखिए, डॉट लगाइए, और फिर मेथड, और फिर एट्रीब्यूट का नेम लिख दीजिए। एट्रीब्यूट इस समय है एक्सेस, एट्रीब्यूट है एक्सेस, तो एक्सेस लिख देंगे, तो ये एक्सेस फाइंड आउट करेगा। तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है रो एक्सेस लेवल एंड कॉलम एक्सेस लेवल्स आर। तो रो एक्सेस लेवल को मेंशन कर रखा है आपका, रेंज इंडेक्स स्टार्ट 0, स्टॉप 7, स्टेप 1। ठीक है, फिर कॉलम के लिए दे रखा है इंडेक्स, एज, नेम और रेटिंग, तो ये दे रखा है आपका। क्लियर। और डेटा टाइप, और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डी टाइप। उससे पहले क्या काम करते हैं, इसको भी चलिए एग्जीक्यूट करा के देख ही लेते हैं, तो आपको और थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा किस तरीके से काम करता है। तो सेम प्रोग्राम को ओवरराइट कर देते हैं आई थिंक, क्योंकि इसका भी तो कोई काम नहीं है। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा, एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या चेंज आ रहा है आउटपुट में। प्रिंट स्टेटमेंट जब कभी भी दें आप, तो पैरेंथेसिस साइन का यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। ओल्ड में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था, न्यू वर्जन में पाइथन के में सभी पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए आउटपुट आ गया आपका। क्लियर, तो ये आउटपुट आ गया, एक्सेस मेंशन हो रही है यहाँ पर। एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, देखिए दोबारा से। तो रो के अकॉर्डिंग, रो वाइज और कॉलम वाइज, जितनी भी रो लेवल और कॉलम लेवल में जो था आपका डेटा, वो रिप्रेजेंट हो रहा है आपका यहाँ पर आउटपुट में, आप देख सकते हैं क्लियरली। लिस्ट की फॉर्म में आएगा आंसर हमेशा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डी टाइप। डी टाइप मतलब डेटा टाइप। तो ये क्या करता है, ये आपका सभी कॉलम का डेटा टाइप रिटर्न करता है।
तो आप ये पता करना चाह रहे हैं कि इस कॉलम्स में डेटा टाइप क्या है, तो डी टाइप के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक प्रोग्राम बनाया है, सेम प्रोग्राम ही है, बस डी टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है। देखिए डिक्शनरी बनाई है सीरीज़ की हेल्प से, जो थी अभी तक हम बनाते आ रहे थे वही डिक्शनरी है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप डेटा फ्रेम के सभी कॉलम्स का डेटा टाइप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लिखिए df.dtypes, ठीक है। तो ये जितने भी कॉलम है ना, सभी का डेटा टाइप रिटर्न कर देगा कि उसमें किस तरह की वैल्यू आ रही है, इंट आ रही है, फ्लोट आ रही है, कैसे आ रही है वैल्यूज़। तो ये देखिए इस तरीके से आंसर शो होगा इसका। एज इंट 64 है, रेटिंग फ्लोट 64 है, नेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है एम टी। मैं कल भी बताया था मैंने, अगर आपको ये पता करना है कि डेटा फ्रेम में कोई सीरीज़ एम टी है कि नहीं, तो एम टी एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू ईजिली पता चल जाता है एम टी है कि नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डेटा फ्रेम डॉट एम टी लिखना है। अगर वो एम टी होगा तो आंसर ट्रू आएगा, और एम टी नहीं होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो ये प्रोग्राम सेम ही है, बस लास्ट वाली लाइन चेंज कर दी है मैंने। इसमें एम टी एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है, तो मैंने लिखा df.empty, ये प्रिंट कराने के लिए कि ये एम्प्टी है कि नहीं है। अगर ये एम्प्टी होगा तो आंसर ट्रू आएगा, तो एम्प्टी तो नहीं है ये, तो आंसर यहाँ पर फॉल्स आएगा। बाकी प्रोग्राम सेम है, वही सीरीज़ के थ्रू डिक्शनरी को क्रिएट किया गया है, फिर डेटा फ्रेम को क्रिएट किया गया है, तो उसमें कुछ भी आंसर नहीं है और कुछ भी चेंज नहीं है। अब आगे देखते हैं एंडिम, नंबर ऑफ़ डायमेंशंस। फिर हमसे ये नंबर ऑफ़ डायमेंशन रिटर्न करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो प्रोग्राम हम क्या काम करते हैं, प्रोग्राम सेम ही रखते हैं, एंडिम को यूज़ करते हैं खाली। तो देखिए प्रोग्राम सेम ही है, एंडिम। लास्ट में हमने क्या काम किया है, pd.endim किया है हमने। तो नंबर ऑफ़ डायमेंशंस को रिटर्न कर रहा है ये आपका। ये देखिए लास्ट में हमने df.endim लिखा है। तो पहले तो डेटा फ्रेम को प्रिंट किया गया, तो डेटा फ्रेम प्रिंट होगा और उसके बाद नंबर ऑफ़ डायमेंशंस इसकी शो होंगी। तो प्रोग्राम सेम ही है वहाँ तक, तो जहाँ तक हमने डिक्शनरी को क्रिएट किया था, फिर उसके बाद डेटा फ्रेम को क्रिएट किया था। जो चेंज किया है बस बाद में वही चेंज किया है कि हमने इसमें आपका एंडिम एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है। ये देखिए आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, ये पहले डेटा फ्रेम प्रिंट होगा, फिर इसके बाद डायमेंशन प्रिंट होंगी। तो डायमेंशन 2 है, तो इसलिए 2 आ रहा है आपका, क्योंकि डेटा फ्रेम की डायमेंशन 2 ही होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा वीडियो, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे डेटा फ्रेम और सीरीज से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।